कि कम उम्र में अगर आप कामयाब हो जाते हैं ना तो दिमाग एक्टिव रहता है, सोचते रहता है यार अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। लेकिन उस दिमाग का सोचो जो 3 साल के बाद में जाकर के उसको एक नौकरी नहीं मिल रही है, वो दिमाग ऑलरेडी थक चुका है, अब उसको और मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है भाई देख यार बहुत हो गया, इतनी मेहनत करके तो जैसे तैसे एक नौकरी मिली, अब दोबारा से हमको मत बोलो कि पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ये नोटिस करता हूँ क्योंकि जब मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो वो बॉडी लैंग्वेज बता देता है, वो बातें वहां पर बता देती है कि हाँ आगे को लेकर के ये बंदा कितना पैशनेट है। ठीक है, तो सारा खेल इसीलिए मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि कम उम्र में लग जाओ तो ज्यादा ऊपर तक जाओगे। हाँ, यही है ना रीजन। हाँ फायदा है, ताकि जिसका कम उम्र में नीचे पोस्ट पे हुआ है वो धीरे धीरे, जैसे किसी का डी ग्रेड डी में हुआ है, वो सी में आएगा, बी में आएगा, वो फिर उसकी एज 25+30 चली जाएगी, तो फिर उसके लिए वही हो गया स्वर्ग, वो वहीं रह जाएगा। लेकिन जो जिसका कम उम्र में ही बी हो गया तो वो ऑलरेडी सबसे आगे, तो उसको और आगे की देखनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। यार एक बात बताओ, आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की? जून 2024। और जब ग्रेजुएशन आप कर रहे थे तो क्या उस समय आप तैयारी कर रहे थे? नहीं, उस समय 6th सेमेस्टर में माइंड में था कि इस एग्जाम की तैयारी करनी, पर कर नहीं रहा था क्योंकि मेरा ऑलरेडी 5 सेमेस्टर में अच्छा रिजल्ट था, तो मैं रिजल्ट नहीं बिगाड़ना चाहता था अपना। तो मैंने सोचा कि आराम से कर लूंगा, उसके बाद पहले अपना ये ओवरऑल एवरेज अच्छा कर लेता हूँ, ये बिगड़ ना जाए। मतलब 1 साल से कम के अंदर में भी आपने तैयारी करके पेपर निकाल? हाँ, बस 2 से 3 महीने लगे, जून के बाद सितंबर में प्रीलिम्स था। फिर तो मुझे लग रहा है आपकी स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया तरीके से जानना पड़ेगा। हाँ, बताओ तैयारी कब से शुरू की थी आपने? 7 जून 2024। 7 जून 2024, क्या बात है। कैसे शुरू किया आपने? मुझे टीचर्स तो पता थे, जब इंसान के माइंड में रहता है कि इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसे थोड़े बहुत फेमस टीचर पता थे। मुझे मैथ्स का तो फिक्स था कि आपसे पढ़ना है। कारण रीजन फेमस थे और 1-2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी देख रखी थी, तो मेरे को ना एकदम सूट करा था, सूटेबल है, सब चीजें बेसिक से पढ़ा रहे, ट्रिक भी बता रहे, पीवाईक्यू जो मैंने वही करवा रहे, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करवा रहे। तो ये मुझे लगा कि ये सूटेबल है और वाइब भी तो मैच हो जाती, कभी कोई फ्रीक्वेंसी, तो वो भी अच्छा था। तो इसलिए मैंने मैथ्स का टीचर डिसाइडेड था। बाकी इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, इन सब पे थ्रू आउट दी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मुझे पता लगा। तो फिर वहां से करते गए। तो 7 जून के बाद में सबसे पहला कदम क्या उठाया एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर? सबसे पहला घर छोड़ दिया, लाइब्रेरी आके पढ़ना चालू किया, क्योंकि घर में रहेंगे तो कभी मम्मी बुलाएगी, कभी पापा बुलाएंगे, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। मैंने 6 जून के इवन रात में ही एग्जाम देकर आया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली और सुबह से जाना चालू किया 7 जून से। तो बस वहां से जाना चालू किया और क्लासेस फटाफट सिलेबस जितना भी था, क्योंकि अब जैसे इसमें आता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, हमने बहुत पहले पढ़ी थी, 6th-7th क्लास में पढ़ी थी। ऑफ कोर्स इजी है अगर इंसान पढ़े तो, लेकिन बहुत पहले पढ़ी, तो एकदम फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना ये मेरा पहला फोकस था, क्योंकि टाइम कम था। सितंबर कहां से किया सिलेबस कंप्लीट आपने? मैथ्स का तो मैंने आपसे किया था, आपकी एक सीरीज चलती प्रीलिम्स से पहले 51 दिन 51 मैराथन करके, तो वो पूरा देखा, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपने करवा रखे। किसी छोटे चैप्टर में 1 क्लास है, बड़े चैप्टर में 2 क्लास है, तो सारे पीवाईक्यूज वहां से हो गए। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं आ रहा था, सब उसी में था। और अगर एक्स्ट्रा में बोलो तो मैं 2021 के भी पीवाईक्यू कर रहा था। तो फिर उसके आधार पर थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर आपने फिल्म्स का पेपर दिया। हाँ। थोड़ा 51 दिन 51 मैराथन के बारे में बताओ, ये है क्या? बच्चों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। अब जो तैयारी कर रहा है मैथ्स की, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बुक से कर ले, बैच से कर ले, एक मैराथन से कर ले, 1 शॉट से कर ले। अब उसकी सूटेबिलिटी किसमें है? अगर किसी के टाइम कम है 1-2 महीने, तो बैच से कैसे करेगा? बैच तो बहुत बड़ा होता है। तो जिस पे टाइम कम, मेरे पास 2 महीने थे, जुलाई और अगस्त, तो मेरे पास सबसे बेस्ट था 51 दिन 51 मैराथन, और वो तब लाइव भी था कि आप आओ लाइव पढ़ाओ, और एकदम बढ़िया से 2-2.5 घंटे क्लास होती थी, और सिलेबस भी पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। एसएससी पीवाईक्यू का खेल है मैथ्स में, तो बस वही पीवाईक्यू आप सॉल्व कराते थे, वही करता गया और बस सारे चैप्टर हो गए। मैथ्स में तो यही था, सारा का सारा ये था। जो सबसे बेस्ट पार्ट लगी आपको 51 दिन 51 मैराथन में, वो क्या थे? पीवाईक्यूज टू दी पॉइंट जो था ना, एसएससी इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज। जो पीवाईक्यूज आपने हर पहले बेसिक बताते थे, ऐसा भी नहीं लगता था कि हमें बैच से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक भी आप बता ही रहे थे, पीवाईक्यू भी कर रहे थे, तो बैच में फिर क्या एक्स्ट्रा? मुझे तो इसी में सब कुछ मिल गया, मुझे ऐसा लगा। मतलब यूट्यूब पर ही सब कुछ आपको लगा कि यार अवेलेबल है, बस मेरे अपने प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो आप लाइव देखते थे या वीडियो देखते थे? ना, जो कभी कभी लाइव देख लेता था, कभी कभी वीडियो देख लेता था, पर देखता जरूर था। 1-2 दिन में कितने घंटे उस टाइम पर आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी निकल रही थी? जब स्टार्टिंग सिलेबस का आया था, सिलेबस जब इंसान को कंज्यूम करना होता है ना, तब इंसान को बहुत टाइम देना होता है। जैसे मेरा जून जुलाई का टाइम था, उस टाइम बहुत सिलेबस था, सब चीज पढ़ना था, रीजनिंग मैथ्स वैस, तो उस टाइम 9 घंटे भी पढ़ता था ऑन दी एवरेज। फिर बाद में प्रीलिम्स के टाइम तक सितंबर तक 7 से 8 घंटा रहा, और मेंस तक भी 7 से 8 घंटा रहा। तो मॉक टेस्ट कब लगा रहे थे यार? फिर पेपर आ रहा था नजदीक, कितना जल्दी? मॉक टेस्ट मैंने, सिंस मेरे पे टाइम नहीं है, मॉक टेस्ट वो लगाता जिस पे बहुत टाइम है, उसका सिलेबस कंप्लीट हो रखा। मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता कभी, क्योंकि 2 महीने का टाइम था। तो मैंने प्रीलिम्स में मॉक लगाए थे, 1-2 लाइव लगाए थे, 166, बहुत शानदार। फिर प्री का पेपर दे दिया आपने। प्री का पेपर कब था आपका? 23 सितंबर। और 23 सितंबर के बाद फिर मेंस का कैसे किया फिर आपने? आंसर की आई, क्या वेट कर रहे थे आंसर की? क्या लग गए थे? आंसर की में मेरे 165 थे। अच्छा, तो मुझे पता था कि चलो वर्स्ट केस सिनेरियो कितना जाएगा, कट ऑफ 153 था, 157 चला जाएगा, 160 चला जाएगा वर्स्ट केस। वैसे तो सब कम बता रहे थे जितने भी थे, 160 जाएगा, मेरे तो 165 है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेंस पहले था कि ऐसे सब बताते दिसंबर में हो जाएगा, फिर वो बस क्योंकि मेंस ही मेन है, प्रीलिम्स के तो मार्क्स काउंट भी नहीं होने, मेंस में कितना ला रहे वो मैटर करता। तो मेंस की तैयारी एक हफ्ते 4-5 दिन का ब्रेक लिया, घुमा उधर और फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट। कैसे मेंस की तैयारी कैसे शुरू किया? मेंस की तैयारी में सबसे पहले नई चीज आती है, टाइपिंग, कंप्यूटर, इनको रेगुलरली इनका स्टार्ट किया। इनके फिक्स अलॉट कर दिए थे? फिक्स मैंने अलॉट कर दिए थे। कंप्यूटर टाइपिंग, और कंप्यूटर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है आजकल, क्योंकि कंप्यूटर अब टफ आने लगी है धीरे धीरे। अभी हमने 2024 में भी देखी, अब बेसिक नहीं आता है, टफ आती है। तो कैसे पढ़े थे? कंप्यूटर की तैयारी कैसे कर रहे थे? कंप्यूटर की तो यूट्यूब से ही पढ़ लेता था, मतलब मुझे टॉपिक्स पता थे ना सिलेबस में, वो सर्च करता था, पढ़ लेता था। पीवाई का वीडियो मिल गया, एक्सेल पढ़ना है तो एक्सेल देख लिया। ऐसा कंप्यूटर में कोई फिक्स टीचर नहीं था, फिक्स नहीं था, तो जिसका हुआ देख लिया। टाइपिंग कैसे की? टाइपिंग एक कोई सॉफ्टवेयर था शायद, टाइपिंग बाबा करके, और कीबोर्ड था घर में, लैपटॉप से कनेक्ट कर देता था, खुद से सेल्फ टाइपिंग। और थोड़ा मैंने कंप्यूटर भी चलाया, तो मुझे टाइपिंग में दिक्कत नहीं। और सीजीएल की टाइपिंग इतनी कुछ तुरंत वाली होती भी नहीं है, वो सीएचएसएल वगैरह सब की होती है, सीजीएल की नॉर्मल होती है। तो आप डेली फिक्स अलॉट कर लेते थे कि सुबह में कंप्यूटर पढ़ना है, शाम को अपना टाइपिंग हो गया, और बीच में अपना पढ़ाई कर लिया। हाँ। क्या प्रीलिम्स के बाद में अगर कोई मेंस के लिए टाइपिंग शुरू करता है, ठीक है, तो क्या 2 से 3 महीने के गैप में वो टाइपिंग क्लियर कर सकता है? अगर उसने कभी भी टाइपिंग नहीं किया, उसका कंप्यूटर से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तब तो उसे हर दिन ही टाइपिंग करना चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने कभी कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग कुछ कर रखा हो कंप्यूटर, उसके लिए उतना हार्ड नहीं है, वो 2 से 3 दिन में एक बार कर ले, क्योंकि सीजीएल की टाइपिंग उतनी हार्ड नहीं होती। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको हर दिन करना पड़ेगा। कितने घंटे देने पड़ेंगे लगभग?
स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हाथ बिठाना जरूरी है। स्टार्टिंग में आप दो, मेरे ख्याल से 1 घंटा दो पर डे, क्योंकि टाइपिंग 15 मिनट की आती है, फिर धीरे धीरे उसको कम कम करके जब आपका हाथ बैठ जाओ, फिर बस टाइपिंग मॉक दो, 15 मिनट का 20 मिनट का जो मॉक आता है हर जगह अवेलेबल है। पीवाईक्यू टेक्स्ट कॉपी कर लो, ऐप में सॉफ्टवेयर में डाल दो और मॉक दे दो फिर बस। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जो मेंस की तैयारी होती है वो काफी डिफरेंट होती है, तो कैसे किया यार आपने मेंस की तैयारी, मतलब मैथ्स में कैसे किया, स्पेशली अगर हम बात करें तो? हाँ, मैथ्स में सबसे पहले तो ये किया कि जैसे कुछ टॉपिक्स मैंने प्रीलिम्स में नहीं किए थे, जो कि प्रीलिम्स में नहीं आते थे और उनका वेटेज नहीं था। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। हाँ, ये नई चैप्टर सबसे पहले इन्हें कंप्लीट किया, जो नई चैप्टर कहाँ से? जो उस आपसे मतलब यूट्यूब पे डाल रखा ना वीडियो, अच्छा, वहां से किया था। तो मतलब यूट्यूब पर बैच वाली वीडियो 51 दिन 51 मेरा था। 51 दिन 51 मिनट प्रीलिम्स के लिए था, उसमें नहीं था प्रोबेबिलिटी, पर यूट्यूब पे कोई है वीडियो आपकी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की, ऑलरेडी आप सर्च करेंगे आदित्य रंजन प्रोबेबिलिटी तो वीडियो आ जाएगी। वो वन शॉट है, क्या उतना याद नहीं पर है वीडियो, हाँ, वरना टेलीग्राम पे ढूंढ लो, मिल जाएगा वहाँ पे भी। टेलीग्राम से जो पढ़ना चाहे। जो ढूंढना चाहे उसके लिए तो ढूंढने वाले को तो भगवान मिल जाएगा। अच्छा, क्या बात है, तो फिर आपने वहां से अपनी शुरू की? हाँ, जो मुझे यूट्यूब पे लगता था कि यहाँ थोड़ा नहीं अच्छे से 1 घंटा हुआ, मुझे ये टॉपिक 3 घंटा पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन पर, तो बैच में जाओ और बैच की वीडियोस टेलीग्राम। हाँ वो तो है। बहुत बेहतर। तो फिर आपने वहां पर मेंस की तैयारी की। हाँ। एक आप बता रहे थे पहले कुछ टाइम पहले कि क्लास नोट्स की बहुत भूमिका रही, तो थोड़ा वो बताओ। हाँ, जैसे आप जो क्लास में पढ़ाते हो वो क्लास नोट्स में देते हो, पूरा वो एनोटेशन के साथ आता है। मैं ना क्लास नोट्स हमेशा मैं खुद बनाता था, लेकिन एंड में जब मेंस की बात आई तब मैं देख रहा था मैं अपने क्लास नोट्स रिवाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि अब कौन पुरानी कॉपी खोले। तो फिर मैं आपके जो क्लास नोट्स है, शायद आपके एक चैनल भी है सिर्फ क्लास नोट्स वाला टेलीग्राम पे, जिसमें आप सिर्फ नोट्स डालते हो। हाँ। और वैसे क्लास नोट्स मिल भी जाते हैं, तो उसी को रिवाइज कर लेते, उसमें बेसिक देख लेता था, कंसेप्ट क्या है, 2-3 बेसिक क्वेश्चन, 2-3 हार्ड क्वेश्चन फटाफट से उसमें हो जाता था। ऐसे बस पूरा फटाफट से हो जाता क्लास नोट्स में, क्योंकि अपने नोट्स खोलना काफी पुराने नोट्स बोरिंग सा लगता था, और आपके नोट्स एकदम डिजिटल लैपटॉप में खोल लो और पढ़ लो फटाफट। क्योंकि इतना डिजिटलाइज आप हो चुके हैं वहां पे, तो सोशल मीडिया को भी आप यूज कर रहे थे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, तो अपने आप को मेंटेन कैसे रखा आपने यार, कि एक तरफ सोशल मीडिया, दूसरी तरफ तैयारी, ठीक है, कहीं बह ना जाए एक भाव में? हाँ, सोशल मीडिया यूज करना ना करना वो सबका इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन अगर कोई यूज कर रहा है तो बस एक ही रिकमेंडेशन है मेरी कि पढ़ते टाइम मत करो, क्योंकि आपका 5 मिनट के लिए खोलोगे और वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पता नहीं चलेगा। बाकी जब आप नहीं पढ़ रहे हो, सोते टाइम, खाते टाइम आप यूज करो, तब क्या फर्क पड़ता है, तब तो करो यूज, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके हिसाब से बताओ यार, एक एवरेज टाइम कितना लगता है, मतलब एक बच्चे को सीजीएल की तैयारी करने में और पेपर निकालने में? सर मुझे लग रहा है अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे से सोर्सेज से देख रहा है, अच्छे से पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर रहा है, 6 महीने मोर देन इनफ है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने की बात है। सिलेबस कोई कितना जल्दी, किसी को 2 साल लग रहे हैं सिलेबस कंप्लीट में, उसके लिए 2 साल है। क्यों लग रहा है लोगों को 2 साल? क्योंकि लोग मतलब मैं 6 महीने भी बहुत आइडियल नहीं मानता, मैं 2 साल भी बहुत नहीं मानता हूं, एटलीस्ट आप 1 साल लेकर के चलो अपना, बट लोगों को 2 साल लग क्यों रहा है आपके हिसाब से? क्या क्योंकि लोग लूज हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि इस बार नहीं हुआ ना, मैं अपने, जैसे वो 22 साल का है तो बोलता है कि मैं 25 साल तक दूंगा, तो इंसान ही लूज है वो, जब वो खुद ही नहीं सोच रहा कि मैंने सोच रखा था ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है, भले मेरे पास और भी अटेम्प्ट है, सीजन में दे सकता था बहुत टाइम, पर मैंने नहीं दिया, ताकि एक खुद में भी मोटिवेशन आए, और ये भी सोच रखा था हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं मास्टर्स करूंगा। लोग बिरबल की खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी ऊपर रख रखी आग नीचे जला रहे हैं, बोले 4 साल हो गए, पकी नहीं रहा, जब तक दोनों को पास नहीं लाओगे। 4 साल नहीं हो रहा तो बहुत बड़ा दिक्कत है ना, वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए 4 साल में, क्या दिक्कत नहीं? आप लाइब्रेरी में जाते होगे, आपने लोगों को देखा होगा, नोटिस किया होगा? हाँ, देखा, उनके बहुत ऐसे लोग हैं 4-5 साल बाद उनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मिला लोगों से। तो फिर वो फैक्टर देखा आपने कि मतलब मोटिवेशन की कमी है, मोटिवेशन की कमी, सीरियसनेस, लोग बोल रहे हैं इस बार नहीं निकलेगा, अगले बार निकल जाएगा, अगले बार के लिए सोच रहे हैं, अरे 25 में तो भी 25 का एग्जाम दो ना, ये क्यों सोच रहे हैं ये नहीं निकलेगा 26, इसी में सोचो ही करना है, और उसी में पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ताकत। थोड़े लूज भी है, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ज्यादा दे रखे हैं ना, एज तक देते रहो तो लोग लूज हो रखा है, अरे आज नहीं तो कल निकलेगा, इसलिए बंदों का लेट निकलता है। इंसान को जितनी जल्दी निकल जाए, क्योंकि जब ये एक सीढ़ी चढ़ जाओगे तो आगे सीढ़ी भी बहुत है, तो जितनी जल्दी। और उसमें मतलब अगर आप किसी से चर्चा करने बैठ जाओ नए बच्चों से, तो फिर 4 तरह की बातें, इतनी सीट में तो 50% तो रिपीटर ही लेकर के चले जाएंगे, फिर ये लेकर के चले जाएंगे, मतलब अगर जिस दिन इंसान अपने लिए बहाने बनाने शुरू करे तो समझ लो कि उसकी सफलता निश्चित नहीं है, फिर वो टलती जा रही है। आपको तो सिर्फ एक सीट पर फोकस करना है, तो आपको उसके लिए फाइट करना है, तो बस आप उसके लिए बने रहो, लगे रहो वहां पर, ठीक है। तो ये अपने आप को आप इतना मोटिवेट कैसे रखते हो, मतलब सच अ ग्रेट लेवल ऑफ मोटिवेशन आपके पास में, रीजन क्या है? मैन, इसमें मोटिवेशन ये, जैसे आपने बताया रिपीटर सीट ले जाते हैं, तो रिपीटर सारी सीट थोड़ी लेके जाएंगे, मुझे एक सीट से मतलब है, और अगर रिपीटर ऐसे हैं जो सारी सीट ले जाएंगे तो इसका मतलब वो डिजर्विंग है, हम नहीं, अगर वो सारी सीट लेके जा रहे हैं, उनके कट ऑफ से नंबर ज्यादा ला रहे हैं, कट ऑफ क्लियर करने की बात है, रिपीटर भी तो जॉब में है ना, और हम तो खाली बैठे हैं, तो आइडियली हमें नंबर ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा पढ़ सकते हैं। उसमें मैं ये रिपीटर फ्रेशर में कोई भेदभाव नहीं है, जो ज्यादा पढ़ेगा, जिसको एग्जाम ज्यादा अच्छा आता होगा, जिसका वो दिन अच्छा जाएगा, वो निकालेगा एग्जाम। मुझे एक सीट से मतलब, रिपीटर कितना ले जाएंगे, सारी सीट थोड़ी ले जाते हैं। और इसमें एक और चीज है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम ना कोशिश करो आप पूरे दिन अपने ऑक्यूपाई कर लो, उस टाइम कैसे ऑक्यूपाई करें, मतलब पढ़ाई से ऑक्यूपाई कर लो, ये नहीं कि आप कभी खेलने चले जाओ, ये चले जाओ, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, थोड़ा सैक्रिफिशियल पढ़ाई में मैं मानता हूँ कि मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं अटेंड करूंगा जब तक मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, मैं कुंभ नहाने नहीं जाऊंगा अगर मेरा मेंस का आंसर की में अच्छे नंबर नहीं आए, ये रियल एग्जांपल है कि मैं कुंभ नहीं जाता अगर मेरा मेंस नहीं अच्छा है, तो मैं फिर एमएससी के सीयूट पीजी की तैयारी करता ना, तो थोड़ा ये होता है, थोड़ा डिसिप्लिन रहो, और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है अपने आप को, क्योंकि वही है, वरना तो लूज पड़ जाओगे तो फिर तो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। लेकिन ऐसा नहीं लगता कई लोग कहते हैं यार इतना रिजिड हो गए तो जिंदगी जी नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या जवाब है आपके पास? उसके लिए फिर हो जाओ लूज, एक साल 2 साल लगेगा, फिर पता लगेगा रिजिड हो जाना जरूरी। मैं यही बोलूंगा कि जितनी जल्दी मैं मानता हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए, तो ताकि आगे का एग्जाम, क्योंकि अब मान लो जिसका 27-28 में सीजीएल हो रहा है, वो तो इंसान अब इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा, वो बड़ी नौकरी की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जिसका जल्दी हो जाएगा वो आगे बढ़ सकता है ना, तो आगे बढ़ने की बात है, जितनी जल्दी होगा उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये परिवार से ऐसा आपको मिला हुआ है गाइडेंस, या फिर आप अंदर से ही सारा मोटिवेशन है आगे बढ़ने का? ये तो वो है फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, कोई आईआईटी में, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो अपने में रहता है ना कि हम क्यों एसएससी क्लियर के हम भी इनके बराबर होना चाहते हैं ना, कल को 10 साल बाद नहीं यार मैं तो कॉलेज में टॉपर था लेकिन ये इंसान मेरे से आज आगे निकला हुआ है,
ये फलाने इंस्टीट्यूट में, ये मेरे से बड़ा है, तो क्यों, तो इसीलिए फटाफट से क्लियर कर रहा हूँ और फिर आगे के एग्जाम। अक्सर में दिक्कत ये है कि हम अपनी तुलना भी अपने आसपास के लोगों से करते हैं हाँ। और इसीलिए हम उनके बीच में होके रह जाते हैं कि अरे वो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके 160 आ रहे हैं तो हमारे उससे 162 आगे, तो बढ़िया, तो हम तो उससे आगे तो हैं। हाँ। बट भाई तुम कहते हैं ना हमारे यहाँ की अंधों में काना राजा बनने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा बाहर आओ, देखो यहाँ पर कि तुम्हारे एज के लोग यूपीएससी तक निकाल रहे हैं, हाँ। तो दम है तो उनसे कंपैरिजन करके देखो, जिस वहां पर फाइट करो, तब पता चलेगा रियल लेवल क्या है। जिस रूम में आप स्मार्टेस्ट हो, मतलब आप उस गलत रूम में बैठे हो, Yes. आपको किसी और रूम में जाके बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, तब हाँ। पता चलेगा आपको कि क्या है। इसलिए ऐसे लोगों के पास आसपास रखो, पढ़ने वाले बंदे हो, जिस फील्ड में तुम्हें जाना है उस फील्ड के बंदे हो और आपसे इक्वल या बेटर ही हो, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। चलो मैं आपसे कुछ सिलेक्शन के 5 ऐसे टिप्स पूछना चाहता हूं जो आप बच्चों को हमारे बताएं जिससे वो सिलेक्शन ले पाएंगे। सबसे पहला टिप और जो सबसे मेजर टिप लगाना, क्योंकि टाइमिंग बैठानी जरूरी है, वहां पे क्वेश्चन छूट ना जाए। ये ले सिलेबस कंप्लीट कर तन्वीर लिया, वहां जाके लड्डू। मैथ्स में 25 में से 20 क्वेश्चन करके आ रहे, 5 छोड़ दिए, तो ये सब नहीं है। तो सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट करना, उसका बेस पीवाईक्यू होना चाहिए, और फिर मॉक सही टाइम पे लगाना और मॉक के एनालिसिस करना कि चलो मेरे को ये चैप्टर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से पढ़ लूँ। अगर ये चैप्टर इस टीचर से नहीं समझ में आ रहा तो आप टीचर स्विच कर सकते हो, कोई इसमें रिजिडिटी नहीं है कि आप एक ही टीचर से पढ़ोगे। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको उस पर्टिकुलर टीचर से समझ में नहीं आ रहा तो आप टीचर स्विच कर लो। जैसे आपने कंप्यूटर में किया आपने, हाँ, मैं कंप्यूटर में, कि सारे टॉपिक्स अलग अलग टीचर से आपने हाँ कंप्यूटर में मैं स्विच करता था, सेम था। मैंने जैसे उसमें भी रीजनिंग में भी बहुत बारी स्विच किया। जैसे मुझे एक वो है ना क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, तो ये मैंने 2-3 टीचर से पढ़ा, क्योंकि इसका आंसर सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन आंसर वो होता है जो एसएससी देती है। तो ये थोड़ा मुझे सबसे कंफ्यूजन लगा, लेकिन मैं टीचर चेंज करके सबका नॉलेज ले लिया, क्योंकि आप में 10 टीचर है, आप जितनों से पढ़ोगे आपको उतना नॉलेज मिलेगा। तो ये अब रिजिड नहीं रहना कि मेरे को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी और से भी पढ़ सकते हैं। मैथ्स में कितने टीचर बोलते हैं? मैथ्स में तो फिक्स था, एक ही था। अच्छा ये बताओ यार, जीएस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है वहाँ पे और कहा जाता है अक्सर कि ये किंग मेकर है, ठीक है, तो उसकी तैयारी जो है वो कैसी रही है और आपकी, और जीएस में कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिस पे एसएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है? अब जीएस किंग मेकर इसलिए है क्योंकि बाकी 3 किंग मेकर नहीं है, क्योंकि बाकी 3 इजी आ जाता है, मैथ्स, इंग्लिश, अभी मैंने मेंस में देखा, सीएचएसएल मेंस में भी देखा। तो जिसने 6 दिन भी पढ़ा हो, जिसने 6 साल भी पढ़ा हो, वो सारे उसमें अच्छे ले आएंगे बाकी 3 में। तो किंग मेकर अपने आप जीएस बन जाता है। अब जीएस में कुछ कभी कभी रिलेवेंट क्वेश्चन भी एसएससी पूछती है, तो मेरा तो ये है कि जो चीज आपके कंट्रोलेबल है ना, जो कंट्रोलेबल सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, वो कर लो एटलीस्ट, ताकि कुछ ना कुछ तो आप जीएस से निकाल लो। क्योंकि अगर कोई पुराना क्वेश्चन 4 साल पहले, लेकिन वो कौन सा है टॉपिक? वो मतलब मैं अगर आप बच्चों को बताना चाहूँ यार देखिए टॉपिक पढ़ करके तो जाना पक्का, मतलब ये मतलब सिंपल सी बात है कि स्टैटिक जीके के 5 ऐसे टॉपिक जो आने ही आने, फंसने ही फंसने हैं। अच्छा हाँ, वो बताओ। देखो स्टैटिक जीके के 5 टॉपिक हो गए, क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स, ये 4-5 टॉपिक है। लेकिन अब स्टैटिक जीके का भी कंफर्म नहीं, भी प्रीलिम्स में कम वेटेज होगी, 23 में बहुत ज्यादा आई थी, पर प्रीलिम्स में भी कम वेटेज होगी। कन्वेंशन आजकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज बढ़ रहा है एसएससी में, केमिस्ट्री के डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले जो कन्वेंशनल जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे पहले इन्हें करो अच्छे से, ताकि इनका क्वेश्चन ना छूटे। अगर रीजनेबल क्वेश्चन आ रहा है फिर आप स्टैटिक जीके करो। करंट अफेयर्स तो आप कोई नहीं करता, करंट अफेयर्स एसएससी में कोई नहीं करता। 4-5 साल पुराने करंट अफेयर्स अभी मैं देखा है 2020 और 21 के पूछे, कौन करेगा 2020-21 के क्वेश्चन? आपने करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा था? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पढ़ता। हम मेरे भी जो जान पहचान में एसएससी के लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, क्योंकि करंट अफेयर्स करंट है ही नहीं। 24 के मेंस जो Static बन चुका है वो। जनवरी में दिया, उसमें 20 का इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या बोला था वो पूछ रहे हैं, 21 में क्या बोला था वो पूछ रहे हैं, 21 के थीम पूछ रहे हैं 24 के मेंस में, जो 25 के जनवरी में हुआ है। तो उसका कोई सेंस नहीं है। करंट अफेयर्स तो क्या बैठ जाए जिसका करंट अफेयर्स में, उसके तो बल्ले बल्ले फिर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरे कुछ